नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सिद्धार्थ सोनी आपके अपने मेथड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हेलो और कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे रेशो एंड प्रपोर्शन का नेक्स्ट पार्ट। पिछले सब पार्टों में अपन ने दोस्तों किन किन टॉपिकों पे बात कर ली थी या किन किन पॉइंटों पे अपन ने बात कर ली थी। अपन ने दोस्तों समानुपात पढ़ा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लिए थे पिछले वीडियो। उससे जस्ट पहले वाले वीडियो में अपन ने अनुपात पढ़ा और अपन ने सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड कर लिए थे। आज बात करते हैं दोस्तों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल, मतलब एक तो समानुपाती और दूसरा व्युत्क्रमानुपाती। होता क्या है इनका मतलब, देखो दो चीजें होती हैं। एक तो होता है दोस्तों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इस चीज का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों समानुपाती, ठीक है। एक होता है दोस्तों इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल। इसको दोस्तों बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या आप अच्छे से बोल लेते हो क्या, व्युत्क्रमानुपाती। तो दो चीजें अपने पास है, ये होती क्या है दोस्तों, इस चीज का मतलब समझना। बाकी समानुपाती का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे कि मैंने A समानुपात B लिख दिया, तो इस चीज का मतलब दोस्तों ये होता है कि यदि A बढ़ता है तो उसी क्रम में B भी बढ़ता है। तो एक पॉइंट तो दोस्तों ये होता है, यदि A बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा, बात खत्म, ठीक है। दूसरी बात करूं तो मतलब समानुपाती का मतलब ये होता है कि यदि A घटेगा, ये घटने, तो B भी उसी रेस्पेक्ट में घट जाए। ये तो बात हो गई अपनी दोस्तों किसकी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या फिर मैं दोस्तों बोल दूं समानुपाती। बात करते हैं दोस्तों इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है दोस्तों, A इनवर्स प्रोपोर्शनल, जैसे कि मैं 1/b बोलूं, इस चीज का इनवर्स ऐसे ही लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है, डिवाइड में लगा। इस चीज का मतलब दोस्तों क्या होता है, यदि A बढ़ेगा तो उसी सेम रेस्पेक्ट में B भी घटता जाएगा। यदि दोस्तों A घट रहा है तो उसी सेम प्रोपोर्शनल में या उसी रेशो में B बढ़ता रहेगा। तो ये तो बात हो गई दोस्तों किनकी, अपने पास आ जाती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और दोस्तों इनवर्स प्रोपोर्शनल की। अब देखो इन सब चीजों को हैंडल कैसे करते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए दो एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया आपके लिए, मैं बोलूं A समानुपाती है B के, ओके, और मैं दूसरी बात बोल दूं A व्युत्क्रमानुपाती है C के। अब यदि ये दो समीकरण मेरे पास है दोस्तों और मैं इनको एक कंबाइंड रूप में लिखना चाहता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, भाई A ही तो है, A तो समानुपाती है और A रिवर्स प्रोपोर्शनल या इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो भाई आपको पता है A समानुपाती है किसके दोस्तों, मैं इसको क्या बोल सकता हूं, A समानुपाती B/C। तो A तो इसके, आप जब भी चेक करोगे आपने फिजिक्स में ये रूल पढ़े होंगे कि तो A तो इसके समानुपाती और A इसके व्युत्क्रमानुपाती है। जब समानुपाती का साइन हटाओगे या व्युत्क्रमानुपाती का साइन हटाओगे दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो A बराबर KBC, A बराबर KBC आ जाए। यदि यहां से दोस्तों मैं K का वैल्यू निकालूं तो K कितना आ जाएगा, AC/B आ जाता है, AC/B मेरे पास आ जाएगा। अब देखो K का मान AC/B के बराबर होगा तो ऐसी कितनी भी कंडीशन आ जाए K का मान इसी रेशो में रहेगा। कहने का मतलब दोस्तों यदि कंडीशन मेरे पास A1C1/B1 होती और दूसरी कंडीशन A2C2/B2 होती, या फिर मैं बोल दूं तीसरी कंडीशन A3C3/B3 होती, ठीक है, तो ये सारी कंडीशन आपस में बराबर होंगी क्योंकि ये सब किसके बराबर है दोस्तों, K के बराबर है। जब K के बराबर है तो ये हर कंडीशन में अलग अलग भी बराबर होंगे। तो जैसे एक एग्जांपल ऐसे आ सकता है। दूसरी बात करूं, मैं कुछ और पॉइंट लेता हूं दोस्तों, देखो आपके लिए मैं बोल दूं
जैसे कि मैंने बोला दोस्तों कि जो a है आपका वो b का क्यूब है, b के क्यूब के समानुपाती या b के घन के समानुपाती है, ठीक है। मैं यही बात बोल दूं a 1/√c के अकॉर्डिंग a काम कर रहा है, उसके इनवर्स प्रोपोर्शन। इस दोनों को यदि मैं दोस्तों कंबाइंड करूं तो a ही तो बराबर है या a समानुपाती किसके b³/√c, ठीक है। तो a का मान दोस्तों कितना हो गया, a बराबर k b³/√c, ठीक है। क्या यहां से दोस्तों जो k का मान निकालेंगे वो हर कंडीशन में बराबर नहीं होगा, होगा। तो यहां से दोस्तों k का जब मान निकालोगे तो डिवाइड वाली चीज दूसरी साइड जाएगी तो गुना में, और इंटू वाली दूसरी साइड जाएगी तो भाग में, ठीक है। तो ये k का मान अपने सामने आ गया। तो क्या है k का मान, a/√c/b³। तो ये k का मान हर कंडीशन में बराबर होगा, कैसे, a1 c1/b³, a2, ये कंडीशन अलग अलग हो सकती है, मैं बताऊंगा, एग्जांपल लेने वाला हूं जस्ट इसके बाद में, b1 और ये b2, कितना भी हो सकता था आगे, a3√c3/, ठीक है। ये चीज अपने पास, ये सब क्यूब में चल रहा है, मतलब अपने मैंने पॉइंट 1, 2, 3 का मतलब ये कंडीशन है अलग 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 रूप में। तो ये चीज भी आपस में बराबर। मैंने एक चीज बताई है कि भाई यदि ऐसे समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है तो k के बराबर लगा के उसको ऐसे सेट कर सकते हैं। देखो एक एग्जांपल लेता हूं जो एग्जाम में अक्सर आता रहता है, लिखना मेरे साथ साथ लिख लो, एक संख्या x मैं बोल रहा हूं y² के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। यदि y बराबर 13 हो तो x बराबर 24 होता है। यदि y बराबर 5 हो तो x का मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों। ये बात हो गई दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती की, ठीक है। आओ इसको समीकरण के रूप में सेट करते हैं। फर्स्ट लाइन क्या बोली दोस्तों, फर्स्ट लाइन दोस्तों इसने बोली है x है ना y² के व्युत्क्रमान, तो आप क्या लिखोगे, जो x है किसके व्युत्क्रमानुपाती है दोस्तों, y² -1 के। अब यदि k के फॉर्म में इसको निकालोगे तो क्या आएगा, x बराबर k y²/1। और यदि दोस्तों यहां से आप लोग k का मान निकाल लोगे तो क्या आएगा, x y² -1 होगा। बोलो होगा या नहीं होगा, होगा। k का मान ये है तो k का मान हर कंडीशन में बराबर होगा। यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है, देखो y बराबर 13 होता है तो x का मान 24 होता है। यदि y बराबर 5 होता तो x का मान क्या होता, तो देखो k का मान यहाँ से काम आ जाएगा अपने पास। कैसे, दो कंडीशन है तो 1 मैंने इसको फर्स्ट ले लिया x1 y1। अब ये k के बराबर है तो दूसरा k भी दूसरी कंडीशन में k बराबर होगा x2 y2। बोलो बराबर होगा नहीं होगा। ये x1 y1 x2 y2 सिर्फ दिखाने के लिए आपको कि भाई एक कंडीशन ये है दूसरी कंडीशन ये, कुछ ऐसे नहीं कि स्क्वायर 1 2 ऐसा कुछ नहीं, बस कंडीशन है। तो पहली कंडीशन में दोस्तों क्या दिया, यदि y बराबर 13 तो यहाँ पे y बराबर 13 रखूंगा तो 13 का स्क्वायर करना, देखो y बराबर 13 तो 13 का स्क्वायर -1 होगा। तो उस कंडीशन दोस्तों x बराबर 24 दे रखा, मतलब ये चीज अपने को दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला, y बराबर 5 हो तो x बराबर क्या होगा। अरे भाई y बराबर आपके पास 5 मतलब 5 का स्क्वायर कर रहे होंगे, दूसरी कंडीशन, ये कंडीशन को बता रहे हैं ना कि दो कुछ नहीं अपने आप में, ठीक है। ये बात अपन ने लिख दी। क्या यहाँ से ये x, ये ही तो x है, ये एक नया नाम दे दिया x, लेकिन है तो यही x का मान। इन दोनों को सोल्व करके अपना मान नहीं निकाल सकते, हाँ निकाल सकते हैं। तो देखो 13 का स्क्वायर 169 -1 और ये दोस्तों x2, यहाँ पे 25 में से एक गया, 25
और 25 में लिख गया दोस्तों 24। ये 24 दोस्तों इस 24 से कट गया और x2 का वैल्यू यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाता है, x का वैल्यू बोल दूँ तो 168। x2 बोल दो, यही x निकालने को अपने पूछा था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास कितना आ जाएगा 168। लिखो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलगाड़ी के इंजन से रिलेटेड। आपको समझना है, आप एक रेलगाड़ी चल रही है बिना इंजन के इंजन के चल रही है और डिब्बे उसके पीछे नहीं है, तो रेलगाड़ी का इंजन फास्ट चलेगा। जैसे कि आप क्या देखते हो कि आप एकदम अकेले भागोगे तो बहुत फास्ट भाग जाओगे। जब आपके पास आपके पीछे यदि मैं पिट्ठू बैग लगा दूं, एक बैग लगा दिया, दो लगा दिया, मतलब आपके पीठ पे यदि मैंने बोझ लगा दिया और मैं बोलूं अब भागो, तो क्या होगा बताओ? आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो वही रेलगाड़ी के साथ है, यदि सिंगल इंजन के साथ रेलगाड़ी भागेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी दोस्तों, ज्यादा। यदि मैं उसके पीछे डिब्बे बढ़ाते जाता हूं तो रेलगाड़ी की स्पीड दोस्तों क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब समझना क्या बोला है, एक रेलगाड़ी का इंजन बिना डिब्बों के 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। देखो दोस्तों, मैंने ये एक रेलगाड़ी ले ली जिसके अभी मैंने डिब्बा नहीं लगाया है, मैंने एक भी डिब्बा नहीं लगाया। ये रेलगाड़ी थी और ये मान लो सिर्फ क्या है दोस्तों, ये उस रेलगाड़ी का इंजन है। ये जब इसके पीछे एक भी डिब्बा नहीं हो तो इसकी स्पीड क्या है फिलहाल 24 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 24 किलोमीटर चल सकती है एक घंटे में। ये सिंगल डिब्बे की स्पीड रहती है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट बात क्या बोली उसने दोस्तों, इंजन की गति में कमी। यदि किसी भी कारण से इंजन की जो गति में कमी आती है उसके पीछे लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। तो इस चीज को अपन न्यूमेरिकल वैल्यू में पुट कर देते हैं। देखो, इंजन की गति में कमी, बात समझना मेरी, इंजन की गति में जो कमी है दोस्तों किसके समानुपाती है, उसके पीछे लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के। तो कहने का मतलब आप डिब्बों की संख्या लगाओगे और उसका वर्गमूल कर दोगे, उस संख्या के बराबर इंजन की गति में कमी होगी। ये चीज अपने को समानुपाती के अंदर दे दी, ओके ठीक है। ये पीछे वाली चीज है, यदि इंजन के पीछे 4 डिब्बे जोड़ दिए जाए तो इंजन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। आप लोगों ने क्या देखा, सिंगल इंजन था 24 की स्पीड से भाग रहा था। ये इंजन था दोस्तों किस स्पीड से भाग रहा था, 24 की स्पीड से चल रहा था, चल रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, इसके पीछे 4 डिब्बे मैंने लगा दिए तो स्पीड आपको नॉर्मल सी बात है कम होगी। और एक बार अपन ने कितने डिब्बे लगा दिए दोस्तों, मैंने इस इंजन के पीछे 4 डिब्बे लगा दिए, ठीक है। तो इंजन की गति में कितनी कमी आ गई, पहले जो 24 की थी स्पीड थी अब वो 20 की हो गई, मतलब इंजन की गति में 4 किलोमीटर की कमी आ गई। 4 किलोमीटर प्रति घंटा अब कम चल रहा है तो अपन क्या बोल, इंजन की गति में कमी कितनी आई, पहले 24 थी सिंगल इंजन, जब मैंने 4 डिब्बे लगा दिए, जब मैंने दोस्तों कितने डिब्बे लगा दिए, इसको हटाऊंगा समानुपाती को के, मैंने दोस्तों कितने डिब्बे लगा दिए, जब मैंने 4 डिब्बे लगा दिए तो उसकी स्पीड 24 थी और अब 20 हो गई। तो मतलब उसमें कमी कितनी आ गई कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे कम भाग रहे हैं रेलगाड़ी। तो ये हो गई 4 बराबर के √4 का मान दोस्तों 2। क्या यहां से अपन के का मान नहीं बता सकते, हाँ बता सकते, यदि 2 डिवाइड में आ जाएगा तो के बराबर दोस्तों 2। इतनी बात समझ गई, ठीक है। अब बात मेरी गौर ये करनी है, उसने क्या बोला, तो रेलगाड़ी का इंजन अधिकतम कितने डिब्बों खींच सकता है, एक चीज बता दो। मैं इस रेलगाड़ी की ऐसी कंडीशन कर दूं कि रेलगाड़ी चल रही है लेकिन मैं इसको डिब्बे लगा, अभी रेलगाड़ी चल रही है और मैं इसके पीछे लास्ट डिब्बा लगा दूं, अब रेलगाड़ी का इंजन तो चल रहा है लेकिन रेलगाड़ी नहीं चल पा रही क्योंकि मैंने इंजन अधिकतम लगा दिए, ठीक है। रेलगाड़ी बिल्कुल नहीं चल पा रही है क्योंकि मैंने इतने डिब्बे लगा दिए कि इंजन आगे चल ही नहीं पा रहा है। यदि उनमें से मैं सिर्फ एक डिब्बा भी हटा दूं, लास्ट का एक डिब्बा भी हटा दूं, तो गाड़ी धीरे धीरे चल पड़ेगी। और गाड़ी धीरे धीरे चलने का मतलब कि आपने अधिकतम डिब्बे लगा दिए और वो एक ही डिब्बा था जो उस रेलगाड़ी को रोके रख रहा था, उस इंजन की क्षमता को रोके रख रहा था।
तो आप लोगों ने क्या देखा दोस्तों, गाड़ी चल रही है, ठीक है, इंजन। अब मैंने 4 डिब्बे लगाए तो इसकी स्पीड 20 हो गई। अब मैं क्या करूं, इतने डिब्बे लगा दूं इसके पीछे कि इंजन चल ही नहीं पाए, मतलब इसकी स्पीड 0 कर दूं। मतलब चॉइस थी, सेकंड केस में आ जाओ, यदि इसकी स्पीड 24 है, यदि इसकी स्पीड मैं 0 कर दूं दोस्तों, इसकी स्पीड क्या कर दूं 0, तो क्या ये चल पाएगी? ये रेलगाड़ी चल ही नहीं पाएगी। बराबर यहां पे के आ जाएगा और डिब्बों की संख्या, और डिब्बों की संख्या आपके सामने होगी। मैंने दोस्तों इतने डिब्बे लगा दिए कि रेलगाड़ी की स्पीड मैंने 0 कर दी, क्योंकि यहां पे तो 20 हो गई थी, देखो 4 डिब्बे लगते ही। अब मैंने अधिकतम इतने डिब्बे लगा दिए कि रेलगाड़ी की स्पीड दोस्तों 0 कर दी। तो 24 यहाँ पे हो गया, 24 में से 0 के 24, और के का मान दोस्तों 2। क्या यहाँ से दोस्तों डिब्बों की वो संख्या है जिसमें रेलगाड़ी हिल ही नहीं पा रही है? यदि मैं एक डिब्बा भी हटा देता तो रेलगाड़ी थोड़ी थोड़ी चल पाती, और इसने यही पूछा था कि रेलगाड़ी का इंजन अधिकतम कितने डिब्बे खींच सकता है। तो देखो, तो यहाँ पे 2 का भाग लगा तो दोस्तों 12, और रूट हटेगा, देखो मैं बता देता हूं, डिब्बों की संख्या। तो डिब्बों की संख्या दोस्तों कितनी आ गई, 12, रूट हटा तो स्क्वायर लगा, तो मतलब 144। ये 144 इंजन था, मैंने 144 डिब्बे लगा दिए और गाड़ी हिल ही नहीं पा रही, मतलब इसकी स्पीड मैंने 0 कर दी। गाड़ी चली, मतलब इंजन चल रहा है लेकिन बढ़ नहीं पा रही। तो यदि मैं उसमें से एक डिब्बा निकाल दूं तो गाड़ी थोड़ी थोड़ी चल पड़ेगी, और वो इसके अधिकतम डिब्बों की संख्या होगी। और ये अपने अधिकतम डिब्बे कितने होंगे? तो इसका आंसर 144 नहीं होगा दोस्तों, इसमें से एक डिब्बा मेरे को हटाना पड़ेगा, तो गाड़ी चल पड़ेगी, वो अधिकतम डिब्बों की संख्या होगी। अधिकतम डिब्बों की संख्या मतलब कितने लगा सकते हैं अधिकतम? 144 में एक डिब्बा भी हटाया तो गाड़ी थोड़ी थोड़ी चल पड़ेगी, और वही अधिकतम डिब्बे। आई थिंक आप इस चीज को समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने इस बात को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। यदि फिर भी नहीं समझ में आए तो एक बार थोड़ा सा रिपीट करके देख लो। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और एक स्टैंडर्ड है इस क्वेश्चन का, एक इस टॉपिक का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में मिल जाता है अक्सर, बढ़िया एग्जाम में। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी 1:2 के अनुपात में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3, यह अनुपात का मतलब भूमि और पानी का अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा? एक बात जो आप जानते हैं मैं वो आपको बता देता हूं। बात यह है दोस्तों, मान लो ये भूमि है, मान लो क्या ये आपकी भूमि है, इस भूमि के यदि मैं 2 टुकड़े कर दूं तो वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध होते हैं। ठीक है, आप बोलोगे होते हैं, तो ये तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध, और ये दोस्तों दक्षिणी, ये उत्तर में, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये 2 में बटी रहती है अपनी भूमि। ठीक है, अब आपको पता है यदि 2 टुकड़े होते हैं इसके बराबर, यदि एक मान इसका है, एक मान इसका है, तो इस पूरी पृथ्वी का मान कितना होगा दोस्तों? 2 होगा ना। यदि एक मान इसका है, एक इसका, तो पूरी पृथ्वी का डबल होगा। तो मतलब इसका डबल मान होना चाहिए और इसका डबल मान होना चाहिए, ये बात अपने को दी है। ओके, अब आओ मैं आपको इसके अंदर ही बता देता हूं। मैंने ये उत्तरी गोलार्ध ले लिया दोस्तों, ये दक्षिणी गोलार्ध ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया कि पृथ्वी पर भूमि और पानी, आप समझना बात को मेरी को, पृथ्वी पर भूमि और पानी, ये भूमि और ये दोस्तों पानी किस अनुपात में है कि भूमि 1 है तो इसका पानी डबल होना चाहिए। ठीक है, तो आप बोलोगे कंप्लीट भूमि पर, कंप्लीट पृथ्वी पर भूमि और पानी 3 यूनिट है, तो भाई आपके पास ये 1.5, मैंने ये तो बोला भाई इसका आधा आधा होता है, तो ये 3 है तो 1.5 होना चाहिए था, ये भी 1.5 और ये भी 1.5, लेकिन है कैसा अपन चेक करते हैं। उसने बोला उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3, मतलब भूमि और पानी का अनुपात, भूमि और पानी का अनुपात कितना बोल दिया इसने दोस्तों? देखो 2:3 बोल दिया कि भाई भूमि 2 है तो उस कंडीशन में पानी उत्तरी गोलार्ध पर 3 है। ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ से 5 हो गया। अरे ऐसा कैसे होगा 5? भाई कंप्लीट ही 3 यूनिट है तो क्या यहाँ पे 1.5 यूनिट होना चाहिए था? 1.5 यूनिट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। और इसको करने का तरीका क्या रहता है? हमेशा आपको क्या ध्यान ये रखना है, ये तो डबल रखना है और ये आधे आधे रखने हैं इसके, बस इसी इंटेंशन पर काम करना है। ये डबल रखना है और ये आधे आधे, ये डबल रखना है और ये आधे आधे, इतनी तो बात है। तो आप लोग क्या कैसे करो, इसको एक बार समझ लो। ये 5 है
इस 5 को यहाँ से इंटू कर दो, इसको इंटू कर दो 5 से, ठीक है। तो 5 इंटू किया दोस्तों, कितना आ गया है मेरे पास, देखना 5 और 10 15 मेरे पास। यदि ये 15 है तो अभी देखो पॉइंटों में चल रहा है 7.5 7.5, बनेगा नहीं ना। तो बनेगा कैसे, जब ये इसको मैं 15 कर दूं, ये तो 15 बन सकता है, तो ये 15 होगा तो ये 30 होना चाहिए। भाई आपको पता है इसको 5 होगा तो इसको ये 10 तो बन रहा नहीं है, क्योंकि देखो 3 के पढ़ा चले, 3 में कभी 10 नहीं आता। अब ये 15 तो बन गया, अब ये 15 बन गया, ये तो 15 बन सकता है ना आराम से। जब ये 15 होगा तो इसको 30 होना ही पड़ेगा, होना पड़ेगा। तो इसको मैं 15 बना लेता हूं। तो मैंने इसको दोस्तों इंटू कर दिया 3 से, तो 15 हो गया। यहाँ पे देखो 3 3 9 और 3, और यहाँ पे दोस्तों सॉरी 3 2 6 और 3 3 9 बन गया। अब आपको पता है भाई यहाँ पे तो 15 हो गया, तो ये कितना होना मांगता है, 30 होना मांगता है। भाई डबल होगा पृथ्वी अपने आप में, तो इसको दोबारा 2 से इंटू कर दो, तो कितना आ जाएगा 10 और ये 20। अब देखो 30 हो गया। अब सही है अपना काम, भाई ये 30 है, कंप्लीट पृथ्वी 30 है, तो कहने का मतलब कंप्लीट पृथ्वी 30 है, तो ये 15 15 सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 30 है तो ये 15 बैठा है और बचा हुआ मान इसका होगा। पूरी पृथ्वी में ये 10 20 है, तो अब देखो पूरी पृथ्वी 10 20 है। यदि 10 में से मैं दोस्तों 6 निकाल दूं और मैं 20 में से दोस्तों 9 निकाल दूं, क्योंकि भूमि थी और ये दोस्तों पानी था, तो कंप्लीट भूमि तो पूरी पृथ्वी में 10 है, 10 में 6 निकाल दिया 4 है, और कंप्लीट भूमि पर पानी 20 है, और 20 में से 9 पानी उत्तरी गोलार्ध पर, तो इस पे कितना हो जाएगा दोस्तों 11। क्या यही अपने को पूछा था या नहीं? हाँ यही पूछा था, दक्षिणी गोलार्ध भूमि और पानी का अनुपात। समझ गए होंगे। लिखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखो दोस्तों, अपन ने रेशो एंड प्रपोर्शनल का ये एक ऐसा क्वेश्चन ले लिया है जहां पे आप कंप्लीट रेशो के अंदर घुल जाओगे। यदि आप रेशो को सीखना चाहो तो इस क्वेश्चन से समझ सकते हो कि रेशो एक दूसरे में कैसे इंटरचेंज होते हैं, रेशो कैसे काम करता है, और कैसे किसी चीज को माइनस करके दूसरा रेशो अपन निकाल सकते हैं। ये सारी चीज रेशो इस क्वेश्चन से समझ जाओगे। इस क्वेश्चन को एक बार गौर से समझ लेना। मैंने बोला गांव में पुरुष और महिलाएं, गांव में पुरुष और महिलाएं हैं किस अनुपात में दोस्तों? 8-7 के अनुपात में। कहने का मतलब यदि 8 पुरुष है तो उसके कंपेरिजन 7 महिला। 8 पुरुष का मतलब दोस्तों ये है कि उसमें पुरुष प्रजाति का मतलब आदमी भी आ गए, मतलब उसमें शादीशुदा भी आ गए उस पुरुष में, और कुंवारे भी आ गए, और महिलाएं के मतलब 7 महिलाएं, मतलब जो मैरिड महिलाएं हैं वो भी आ गई, और अनमैरिड जो गर्ल है वो भी आ गई। तो 8-7 का ये है मतलब पुरुष और महिला, मतलब मैरिड और अनमैरिड इसमें छुपी है, और मैरिड और अनमैरिड महिलाएं भी इसमें छुपी है, तो 8-7 में आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें बोला गांव में विवाहित का अविवाहित के साथ अनुपात 3:2। क्या मेरे को ये नहीं बता सकते ये अनुपात और ये अनुपात बराबर होगा? क्योंकि देखो गांव में विवाहितों का अविवाहितों के साथ अनुपात, एक बार मैं दोबारा आपको क्लियर कर देता हूं। मान लो गांव में पुरुष है, गांव में महिला है, कंप्लीट एक यूनिट को बता रहे हैं, मतलब पूरी गांव की जनसंख्या को बता रहे हैं। इस बात को मैं एक साइड में रख दूं और अब मैं बोलूं गांव में विवाहित, विवाहित में कौन से आ गए दोस्तों? पुरुष और महिलाएं आ गई दोनों, और कुछ कुंवारे आ गए। कुंवारे का मतलब जैसे कि आप लोग हो तो उसी गिनती में आप आते हो, तो कुंवारे मतलब विवाहित अपने पास हो गए दोस्तों, और अविवाहित मेरे पास हो गए। तो मैं ऐसे ये भी तो ऐसा भी तो बोल सकता हूँ ये विवाहित और अविवाहित ये भी गांव की जनसंख्या को बता रहे होंगे, बता रहे होंगे। क्या ये दोनों अनुपात बराबर होने नहीं चाहिए, नहीं होने चाहिए? आप बोलोगे एक ही बात है दोनों, तो हाँ ये अनुपात और ये अनुपात अपन दोनों बराबर कर सकते हैं। तो एक तो पहले तो ये बराबर करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ज्यादा टेंशन मैं आपको देने वाला नहीं हूं। तो गांव में पुरुष और महिलाएं मतलब मैन और वुमेन किस रेशो में दोस्तों? 8-7। कहने का मतलब उस गांव की जनसंख्या 15 है, उस गांव की जनसंख्या 15 है। इसी वर्ड को मैं दूसरे सेंस में बोल दूं, मैं बोलूं गांव की मैरिड और अनमैरिड जो संख्या है या जनसंख्या है, दिल पे मत लेना अनमैरिड बात को, हो तो हो, कुछ अच्छा करो हो जाएगा, मेरा भी नहीं हुआ अभी तक। मैरिड का वैल्यू कितना है दोस्तों? 3, और अनमैरिड का दोस्तों 2। अब मैंने बोला ये भी तो गांव की जनसंख्या को ही बता रहे होंगे, और ये 5 आ रही है, ठीक है। आप बोलोगे तो भैया बराबर नहीं है, ये 5 है ये 15 है, ये 5 है ये 15 बराबर होने चाहिए।
इसको 15 बना सकता हूँ, इसको 15 बनाऊंगा दोस्तों, तो इस चीज को मैं किससे इंटू कर रहा होगा, 3 से। और अब कितना हुआ, 3 3 है 9 और 3 2 6। क्या ये 15 नहीं है? अब बोलोगे अब ठीक है, ये भी गांव की जनसंख्या को शो कर रहे हैं और ये भी गांव की जनसंख्या को शो कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? चलो इतनी बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें मैरिड मतलब मैन वुमेन, इसमें दोनों आ गए हैं दोस्तों जिनका शादी हो चुका है, मैन और वुमेन। और ये वो कुआरे जिसकी गिनती में आप भी आते हैं। ठीक है, ये बॉय गर्ल बोल दो, ठीक है, ये मैन वुमेन ही है। ठीक है, ये अपने पास आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि विवाहित पुरुषों का अविवाहित पुरुषों के साथ अनुपात, मतलब यहां पे पुरुष दे दिए और यहां पे भी पुरुष दे दिए, इनका भी भला नहीं हुआ और इनका भी भला नहीं होने वाला। तो विवाहित पुरुषों का अविवाहित पुरुषों के साथ अनुपात कितना है, मतलब पुरुष दे दिए। अब पुरुष रियल में मैं बात करूं इस चीज, इस कंटेंट से अपन क्या सीखे, पुरुष तो इसमें 8 ही है भाई। पुरुष कितने हैं, 8। तो मैं पुरुष ले लेता हूं। देखो मैंने मैन ले लिए, मैन में मैं मैरिड और अनमैरिड की बात कर देता हूं। ये तो दोस्तों आ गई बात मैरिड की, और ये अनमैरिड है कितने, और ये आप लोगों को पता लग गया होगा, ये 8 ही है, मैन और मैरिड और अनमैरिड, क्योंकि मैंने मैन की संख्या देख ली। और कितना है यहाँ पे, 3 1। यहाँ पे दोस्तों कितना है, 3 1। और आपको पता चला ये तो 4 है। ये जश्न वाली बात थोड़ी आपके, आप बोलोगे यहाँ पे तो 8 पुरुष और यहाँ पे तो 4 ही बैठे, तो 4 तो इसको डबल बना सकते हैं। तो इसको किससे इंटू कर दूं मैं दोस्तों, 2 से। तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे, तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। तो यहाँ पे दोस्तों हाँ, अब जच रही आपकी बात कि भाई 8 पुरुष है और ये भी 8 पुरुष है। ठीक है, अब मैरिड पुरुष है। एक चीज समझना, ये मैरिड, इस मैरिड में क्या आया दोस्तों, इस मैरिड में मैन और वुमेन छुपे, इस 9 में 6 तो क्या हो गए दोस्तों, मैरिड मैन हो गए। तो अनमैरिड वुमेन कितनी निकली दोस्तों, 3 आ जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों अनमैरिड टोटल 6 है मैन और वुमेन में, जिसमें से अनमैरिड पुरुष 2 है, तो अनमैरिड वुमेन कितनी दोस्तों, 4 हो जाएगी। और यही अपने को पूछा था, देखो गांव में विवाहित महिलाओं और अविवाहित महिलाओं का अनुपात। मैन की बात करी दोस्तों, मैं वुमेन की बात करूं तो ये मैरिड और ये अनमैरिड। अब आपको पता है दोस्तों टोटल मैरिड कितने हैं, 9, जिसमें मैन भी आ गया दोस्तों और वुमेन। तो मैन तो दोस्तों कितने हैं, 6। तो वुमेन कितनी बच गई आपको, ऑटोमेटिक मैरिड 3 बच जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आओ, अनमैरिड दोस्त टोटल इसमें 2 है, ये मैन है, तो अनमैरिड वुमेन कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 हो जाएगी। ये पूछा था मैरिड वुमेन और अनमैरिड वुमेन का रेशो कितना आ जाएगा दोस्तों, मेरे पास 3 4 आ जाएगा। ठीक है।